नमस्कार। आप सबका स्वागत है गणित के इस एनालिटिकल क्लास के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज है 5 दिसंबर 2025 और आज मैं आपको 5 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट्स में जो परीक्षा हुई है उनके क्वेश्चंस को एनालाइज कराऊंगा। आज हम 6 तारीख में आपसे मिल रहे हैं। आज भी एग्जाम नहीं है, कल भी नहीं होगा, 8 तारीख को परीक्षा है, ये मैं आपको बता चुका हूं। प्यारे दोस्त, इस पूरी वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको दिवाकर चौधरी मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। यहां जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं ये वही क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए, बस थोड़ा सा डेटा को और इनके रंग रूप को मैंने बदल दिया है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कैसे 5 तारीख के अंदर सवाल पूछे गए, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से एक सवाल पूछा गया। ये ऑन एन एवरेज है, तीनों शिफ्ट्स का एवरेज निकाल करके मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पहली शिफ्ट में 2 पूछे गए थे, दूसरी शिफ्ट में एक भी सवाल नहीं था, तीसरी में एक था, तो एवरेज 1 हो गया। इसी प्रकार से लैसे मैसे का एक सवाल था, सरलीकरण से एक क्वेश्चन था, प्रतिशतता से एवरेज 2 सवाल मिले, लाभ हानि से एक क्वेश्चन मिला, बट्टा से एक क्वेश्चन मिला, चक्रवृद्धि ब्याज से एक सवाल था, साधारण ब्याज से भी एक सवाल था, कार्य समय से भी एक सवाल था, नल हौदी से भी एक सवाल था, अनुपात समानुपात से 1.5 क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए मैं 2 लिख देता हूं, क्योंकि एक पाली में 2 थे, एक में 1 था, तीसरी में 2 थे। साझेदारी से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। एक सवाल आपका समय दूरी चाल से भी देखने को मिला, एक क्वेश्चन रेलगाड़ी से भी मिला, नावधारा से भी अब सवाल आ रहा है। औसत से 2 पालियों में सवाल पूछा गया, 0.8 आ रहा है, चलिए 1 लिख देता हूं। आंकड़ा अवलोकन से कोई सवाल नहीं मिला। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चंस मिल रहे थे। सांख्यिकी से एक सवाल मिल रहा था। ज्यामिति से भी 2 क्वेश्चंस मिले, क्योंकि 2 शिफ्ट्स में 2-2 पूछे गए, एक में 1 पूछा गया है। बीज गणित से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए। त्रिकोणमिति से एक सवाल पूछा गया है। एक शिफ्ट के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन पहली बार पूछ लिया गया, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि समय जो ऊंचाई दूरी का जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के अंदर वो क्या था और किस तरीके से आप उससे निपटेंगे। अगर मैं बात करता हूं तीनों शिफ्ट्स के लेवल के बारे में, तो जो शिफ्ट 1 थी उसका लेवल नॉर्मल था। जो शिफ्ट 2 थी वो नॉर्मल से थोड़ा सा हार्ड की तरफ, मॉडरेट की तरफ शिफ्ट थी, क्योंकि 2 सवाल थोड़े अच्छे स्तर के पूछे गए उसमें। और शिफ्ट 3 के अंदर सारे क्वेश्चन नॉर्मल थे। ऑन एन एवरेज इजी नहीं कह सकते, इजी और मॉडरेट के बीच में मैंने उसको नॉर्मल नाम दिया, वो कह सकते हैं। 21 नंबर ऑन एन एवरेज मार्क्स पहली शिफ्ट के अंदर बन रहे हैं, 20 मार्क्स दूसरी शिफ्ट में बन रहे हैं और 21 मार्क्स तीसरी शिफ्ट के अंदर बन रहे हैं। आइए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। जो लोग लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सारे के सारे लोग साथ के साथ कमेंट्स में उत्तर देते रहना। आइए ध्यान के साथ पहले सवाल पर। एक बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 100 मीटर है। बताइए मीनार की ऊंचाई। ये सारे 5 दिसंबर के क्वेश्चंस हैं। डेट मैंने सरकारी नियमों के कारणों से आज नहीं लिखी है। ध्यान के साथ समझिए कि एलिवेशन एंगल फ्रॉम पॉइंट P टू द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 100 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आप ये समझिए ये कोई टावर है या कोई मीनार है। ये मीनार का ये फुट है और ये इसका टॉप है, ये शीर्ष है, ये पाद है। जो यहां कोई बिंदु है, इसके पाद से उस बिंदु P की जो डिस्टेंस है, ये P है, इसका जो डिस्टेंस है यहां से वो है बेटा 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस है। और ये जो उन्नयन कोण है, ये वाला जो कोण दिखाई दे रहा है वो 30 डिग्री का है। अगर उन्नयन कोण कहे तो ये वाला कोण, अवनमन कहे तो ये वाला कोण होता है बेटा। तो ये उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का है। आपसे पूछ रहा है इसकी हाइट कितनी है, h का वैल्यू आपको बताना पड़ेगा सवाल के अंदर कि h कितना है। बेटा ये एक समकोण त्रिभुज जो कि इस बिंदु पर समकोण है, और समकोण त्रिभुज के अंदर अगर मैं देखता हूं इस कोण के हिसाब से, तो ये तो हो गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका आधार यानी कि बेस। और हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो मैं ये कह सकता हूं कि tan 30 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू है इस मीनार की हाइट, और इसकी जो दूरी है, आधार है, वो 100 है। tan 30 का वैल्यू होता है बेटा 1/√3 और बराबर आ जाएगा h बाई 100। तो यहां से h की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो h बराबर आ जाएगी 100/√3। अगर आप √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो बेटा √3 से ऊपर नीचे गुणा करते ही आपका आ जाएगा 100√3 अपॉन में √3 की √3 में गुणा हुई तो 3। यह आपके सवाल का आंसर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, और ये एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं सब लोगों को बात समझ में आ रही है। बहुत ही शानदार सवाल पूछ लिया गया, आपको आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल प्लेन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सबको आया हो, सब होगा समझ में। अगले सवाल पे आइए। सवाल के अंदर आपसे कह रहा है प्यारे बच्चे कि 18 आदमी 65 फीट गड्ढे को 4 दिन में खोद सकते हैं। बताइए 130 फीट गड्ढे को 6 दिन में खोद लेने के लिए कितने आदमी लगाने होंगे। 18 men can dig a 65 feet hole in 4 days. Find how many people should deploy to dig a 130 feet hole
इन 6 डेज। ये भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया। ये बेटा वर्क एंड वेजेस का सवाल है कार्य समय चैप्टर से। तो कैसे करते हैं, आदमी गुणा कार्य गुणा दिन बराबर दूसरे आदमी गुणा दूसरा कार्य गुणा दिन। यानी पहले वाले कितने आदमी बेटा, M1 का मतलब 18 आदमी है, और कितना फीट गड्ढा खोदना है बेटा, 65 फीट, ये कार्य है W1 है। कितने दिन, D1 ये 4 है। ये बराबर आपको जो काम कराना है वो बेटा 130 फीट गहरा गड्ढा खुदवाना है। कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, M2 आपसे पूछ लिया है। कितना गड्ढा है बेटा, 130 फीट गड्ढा है, और कितने दिन में करना है, तो ये बेटा 6 दिन में करना है। तो आप ये समझिए कि M1 गुणा W1 गुणा ये डेज हैं, तो ये आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो सब लोग ध्यान के साथ आइए, सब लोग ध्यान के साथ आइए, सब लोग ध्यान के साथ आइए। 18 आदमी 65 फीट गड्ढे को 4 दिन में खोद सकते हैं। बताइए 130 फीट गड्ढे को 6 दिन में खोद लेने के लिए कितने आदमी आपको काम पर लगाने पड़ेंगे। इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो ध्यान के साथ आप पहले चेन रूल को समझिए। चेन रूल कहता है कि M1 D1 H1 W2 इक्वल्स टू M2 D2 H2 W1। प्यारे बच्चे ध्यान के साथ आइए। तो जो यहां H तो होता है प्रतिदिन किए गए घंटों की संख्या, जो कि मौजूद नहीं है, तो दोनों तरफ H1 को मैंने हटा दिया है। तो पहली टीम में कितने लोग लग रहे थे, तो बेटा 18 आदमी लग रहे थे। कितने दिन काम किया, तो बेटा 4 दिन काम किया, ये रहा 4। कितना काम किया बेटा, 65 फीट गड्ढा खोदा, तो ये W2 है। W2 नहीं है बेटा, ये W1 है, तो इसको यहां पे रखना पड़ेगा। चलिए, तो 65 आपको यहां पे रखना पड़ेगा, और जो W2 है, जो दूसरे लोगों का जो काम है, वो यहां पे रखना पड़ेगा बेटा, वो यहां पे रखना पड़ेगा। 130 यहां पे रखना पड़ेगा। बस कुछ नहीं करना, M2 की वैल्यू आपको निकाल के बता देनी है कितना आएगा। तो M2 आपका आ जाएगा 18 गुणा 130 गुणा 4 बटे 65 गुणा 6। तो 65 से कट गया 2 बार, 6 से कट गया 3 बार, 3 दूनी 6 चौक 24 दिन सवाल का आंसर आएगा। तो मैंने ऑप्शन जब बनाए अभी 2 मिनट पहले, तो मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया। तो ये वाला ऑप्शन आप देखिए ध्यान के साथ, 24 डेज, ये वाला क्वेश्चन का उत्तर सही बनेगा। ये 130 इधर आएगा, उधर नहीं जाएगा, क्योंकि W2 इधर आना है और W1 उधर जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको आ रहा है समझ में, सबका क्वेश्चन क्लियर है। अगले सवाल पे आओ एक बार। आपसे कह रहा है कि 100 आदमियों के लिए 12 सप्ताह का भोजन है। 100 आदमियों के लिए 12 सप्ताह का भोजन है। यदि 50 आदमी और आ जाएं तो भोजन कितने दिन तक के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा सवाल है। ये भी वर्क एंड वेजेस का टाइप है, कार्य समय का। ये भी पूछा गया था पहली शिफ्ट के अंदर, 2 सवाल थे। तो 100 आदमियों के लिए 12 सप्ताह का भोजन है, यानी कि जो टोटल है आपके पास वो 100 आदमियों का 12 सप्ताह का भोजन है। अगर दिन में कन्वर्ट करोगे तो 12 गुणा 7 करना पड़ेगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 12 सप्ताह के अंदर 12 गुणा 7 हो जाएगा। तो 12 गुणा 7 हो गया। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर 50 आदमी और आ जाए, यानी पहले तो आपके पास 100 आदमी थे, और अगर 50 और आ जाए तो 150 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। अगर 50 आदमी और आ जाएं तो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो D की वैल्यू आपको बतानी है, D2 की वैल्यू बतानी बेटा। ये M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। ये वही फॉर्मूला है जो आप अभी देख रहे थे। W का कोई जिक्र नहीं है, H का कोई जिक्र नहीं, तो उसको नहीं लगाया। जिसका जिक्र होगा उसको लगाया जाएगा। M1 D1 H1 W2 साथ में आता है, इधर उधर W1 आता है। पिछला सवाल इंपॉर्टेंट था, इस कारण से आपको ध्यान रखना चाहिए। इस सवाल में वैसा कोई जिक्र नहीं है। तो आप यहां से D2 की अगर वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो 100 गुणा 12 गुणा 7 और बटे में आ जाएगा बेटा 150। 150 बराबर आ जाएगा बेटा आपके दिनों की संख्या D2। ये दिन में आएगा, वीक बनाने के लिए 7 से भाग करना पड़ेगा। 0 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी D2 आपका आ गया 4 दूनी 8 सत्ते 56 दिन। 56 दिन को आप क्या कह सकते हो, 8 वीक्स कह सकते हो, 8 सप्ताह कह सकते हो। 8 सप्ताह आपके सवाल का आंसर बनेगा, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन है, और ये एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं सवाल आ रहा है समझ में। अगले क्वेश्चन पे आओ विशाल। सवाल में आपसे ये कह रहा है कि अगर 5x + 3 = 63 है, तो x का मान कितना होगा। यानी 5x + 3 = 63। बेटा ये जो 3 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर आ जाएगा आपका 60। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 60/5, और 60/5 का मतलब आ जाएगा बेटा 12, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। बीजगणित से बहुत साधारण क्वेश्चन पूछा गया, और हर एक सवाल में बीजगणित से साधारण क्वेश्चन ही पूछा गया है,
और ये देखिए शानदार सा सवाल, आपने इसका उत्तर लगाया 2 सेकंड के अंदर और आप आंसर तक पहुंचे। कुछ लोगों की शिकायत रहती थी कि सर आप बहुत ज्यादा सवाल नहीं कराते हो, तो इसलिए आज मैंने कुछ ज्यादा सवाल कराए, लगभग 25-26 सवाल मैं आपको तीनों शिफ्ट से मिला के कराऊंगा। अभी तक मैं आपको 17-18 सवाल ही करा रहा था। मुझे लगता था कि यही सवाल ऐसे हैं जिनको करने में आपको तकलीफ हुई होगी, बाकी बहुत साधारण सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आज मैंने सवालों की संख्या बढ़ा ली है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सवाल यह कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। बताइए 750 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में तय कर पाएगी। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर क्रॉस्ड ए मैन इन 10 सेकंड्स, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट कैन क्रॉस अ 750 मीटर प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चे ध्यान के साथ, जब एक ट्रेन एक ऐसी विषय वस्तु को पार करती है जिसकी चौड़ाई को नगण्य माना जा सकता है, तो उसकी चौड़ाई को जोड़ेंगे नहीं। यानी कि ट्रेन की तुलना में अगर आदमी देखे तो कितना चौड़ा सा होता है, मुझे देखिए अब मैं कितना चौड़ा हूं, ज्यादा 1 फीट चौड़ा हूंगा, कोई ज्यादा इतना वाला होगा तो 2 फीट होगा, तो ट्रेन के सामने उसकी लंबाई कुछ भी नहीं है। यानी बात आपको समझ में आ गई, उसको 0 मान लिया जाएगा। और जो ट्रेन की लंबाई होगी, जब एक ट्रेन एक पेड़ को, एक खंबे को, एक आदमी को, एक ऐसी विषय वस्तु को पार करे जिसकी चौड़ाई नगण्य है, तो जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी का काम करती है। और दूरी में हम ट्रेन की लंबाई को रखते हैं चाल, ट्रेन की चाल, और समय आप चाल बराबर दूरी बटे समय से ज्ञात कर सकते हैं। सवाल में एक चीज आपको ज्ञात करवाएगा, 2 अन्य को देकर। तो सवाल में कह रहे एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है दूरी हो गई, एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की जो चाल आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बेटा 150 मीटर है, समय लग रहा है 10 सेकंड का, तो 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल आ गई। अब इसी ट्रेन के द्वारा एक 750 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया जाना है। जब भी एक रेलगाड़ी के द्वारा ऐसी विषय वस्तु को पार किया जाए जिसकी लंबाई को नगण्य न माना जा सके, तो उसकी लंबाई को ट्रेन की लंबाई में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि प्लेटफॉर्म 750 मीटर का है, तो ट्रेन को न केवल अपनी लंबाई को पार करना पड़ेगा बल्कि प्लेटफॉर्म को भी पार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई सुरंग है, कोई पहाड़ है जिसकी लंबाई को 0 नहीं मान सकते, उसको ट्रेन की लंबाई में जोड़कर दूरी निकाली जाती है। यानी दूसरे केस में जब उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो डिस्टेंस बेटा एक तो रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर और इसमें आपको जोड़नी पड़ेगी प्लेटफॉर्म की लंबाई 750 मीटर, तो कुल मिलाकर जो आपका डिस्टेंस हो गया वो 900 मीटर हो गया। कितने टाइम में पार करेगी ऐसा आपको बताना है, टाइम आपको ज्ञात करना है। चाल अभी आपने बताई है कि 15 मीटर पर सेकंड है, फॉर्मूला वही, सोच नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है आपकी 15 बेटा, दूरी अभी आपने बताई है मुझे 900, और बटे में आ गया टाइम। टाइम इधर जाएगा, 15 का भाग लगेगा तो टाइम आ जाएगा बेटा 60 सेकंड, और 60 सेकंड ऑप्शन सारे मिनट में दे रखे हैं, तो 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होती है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं सब लोगों को समझ में आ रहा है बेटा। इसका टेलीग्राम चैनल दिवाकर चौधरी मैथ्स पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपया प्रति किलोग्राम है। कोई बेईमान दुकानदार इसमें 56 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिश्रित करता है। एलिगेशन से सवाल हो जाएगा, जब भी 2 वस्तुओं को मिलाकर तीसरी वस्तु बनाए तो एलिगेशन लग जाता है बेटा। एलिगेशन क्या हो जाता है, एलिगेशन क्या होता है, अगर आपको सीखना है आरोपण तो आइए 1 सेकंड में सिखाने का प्रयास भी कर लेता हूं। सवाल में आपसे कह रहे हैं शुद्ध घी का, ये शुद्ध घी है, शुद्ध घी, शुद्ध घी का जो मूल्य है बेटा वो है 112 रुपया प्रति किलोग्राम। इसमें एक 56 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का वनस्पति तेल मिलावट करके 91 की दर से इसको बेच देता है और इसको 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो ये शुद्ध घी का क्या चीज है बेटा, ये शुद्ध घी का सीपी है, शुद्ध घी का सीपी। और इसने क्या किया, इसमें एक दूसरा टाइप मिलाया, वो था 56 के भाव का। ये है बेटा वनस्पति घी, वनस्पति घी, डालडा वगैरह, डालडा रिफाइंड, इस तरीके की चीजें, वनस्पति घी का सीपी है ये। और इन दोनों को मिलाकर जब उसने बेचा तो 91 रुपया प्रति किलोग्राम बेचकर उसने 30% का लाभ कमाया। यानी यहां भी जिसमें हमने जो बेचा है वो 91 के हिसाब से बेचा है, लेकिन हमको पड़ा कितने का है। यानी जब हम सीपी की बात करें तो एलिगेशन में यहां भी सीपी को रखना पड़ेगा, तो बेटा यहां भी आप सीपी को रखेंगे। और जब आप सीपी को रखेंगे तो ये तो एसपी है और लाभ कमाया 30% का, तो बेटा यहां समझो ध्यान के साथ, 30% का मतलब है 3/10। यानी कि अगर सीपी नीचे वाली संख्या होती है, अगर सीपी 10 है तो प्रॉफिट है 3 का, तो एसपी हो गया बेटा 10 और 3 13। सवाल में कह रहा है एसपी 13 नहीं 91 है। आप देखिए ध्यान के साथ, सवाल में कह रहा है 91 में बेचा, यानी 91 में बेचा तो फिर पड़ा कितने का, इसके लिए खरीदा इसने कितने का, इस एक तरीके से समझिए 13 सत्ते 91 तो 10 सत्ते 70, यानी कि कुल मिलाकर के जो उसको रेट पड़ रहा है
कुछ 112 का और कुछ 56 का, उसका रेट 70 पड़ रहा है। और बेटा इसको मैंने बीच में रख लिया क्योंकि ये जो 70 है इन दोनों से मिला के बना है। अब कुछ नहीं करना, एलिगेशन बेटा इसमें से इसे घटा दो और इसमें से इसे घटा दो और घटा करके आप यहां लिख दीजिए 112 में से 70 घटाइए, 112 में से 70 घटाया तो 42 बचा और 70 में से 56 घटाया तो 14 बचा। तो 14 एकम 14, 14 तिया 42, 1:3 सवाल का आंसर हो गया, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए। सवाल के अंदर ऑप्शन बहुत ही शानदार से लिखे हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन चुन करके आप अपने उत्तर को लगा दीजिए। चलिए मैं सही उत्तर बना देता हूं अभी आपके लिए। ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये एकदम शानदार है। मैं अपने टाइपराइटर को 100 तोपों की सलामी यहीं से भेजता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार काम किए हैं। ये तीसरा वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सही। चलिए, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का? अगले सवाल पे आइए। 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 है। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 रुपया हो जाती है। एक पेन 2 नोटबुक की मूल कीमत कितनी है? प्राइस ऑफ 4 पेन एंड 5 नोटबुक इज रुपीज इतना। इफ ए पेन प्राइस इंक्रीज अप टू 25% एंड नोटबुक प्राइस अप टू 20%, then the price of 2 pen and 4 notebook become rupees 82. Find the price of 1 pen and 2 notebooks. देखिए ध्यान के साथ, सवाल को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। तो जो बालक मुझसे पढ़े उनको मैं इस सवाल को रेगुलर कराता ही हूं, लेकिन यहां क्योंकि मुझे सबको समझाना है तो एक ऐसा कॉमन तरीका बताता हूं ताकि सबको समझ में आए। 4 पेन यानी कि 4 तो पेन और प्लस 5 नोटबुक, 5 नोटबुक, इसका जो कीमत है वो 130 है बेटा, 130 है, 130 है। यदि पेन की कीमत 25% बढ़ जाए, यानी पहले अगर पेन पी का आ रहा था तो अब 125 पी बटे 100 का आ रहा है। समझ में आ रहा है? 25% बढ़ गया, 100 में जोड़ दिया। अगर पेन 25 बढ़ जाए और नोटबुक 20 बढ़ जाए, नोटबुक हो जाएगा 120 नोटबुक बटे 100। नोटबुक का मूल्य यदि इतना हो जाए, ये पहले पेन का मूल्य मैंने पी मान लिया, नोटबुक का एन मान लिया, अभी ये बढ़ चुका है, पी से हो गया 125 बटे 100 पी और एन का हो गया 120 बटे 100 एन। अब आपसे कह रहा है तो बढ़ जाने के बाद 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत, और 4 नोटबुक की कीमत को अगर जोड़ लिया जाए तो वो 82 हो जाती है। 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 हो जाती है बेटा, 82 हो जाती है। और सवाल में आपसे कह रहा है तो बताइए एक पेन और प्लस 2 नोटबुक की कीमत कितनी होगी? एक पेन और 2 नोटबुक की कीमत कितनी होगी? ऐसा सवाल के साथ आपसे उसने पूछा है। आइए ध्यान के साथ देखिए बेटा, आइए ध्यान के साथ देखिए, ध्यान के साथ सब लोग इस सवाल को देखने का प्रयत्न करेंगे बेटा। आइए ध्यान के साथ में, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये आपका प्राइस बढ़ चुका है तो प्राइस बढ़ जाने के बाद, अच्छा कम हो जाती लिखा हुआ है, सॉरी यार, ठीक है, ये बेटा 20% कम है तो यहां 120 नहीं आएगा, यहां आएगा फिर 80। ध्यान के साथ देखेंगे आप सब लोग, यहां 80 आएगा। चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, यहां पे आएगा 80। चलिए ध्यान के साथ आइए, तो फिर ये जो है आपका 82 हो जाता है जब ये कीमत आपकी इतनी हो जाती है। तो आपसे कह रहा है एक पेन और 2 नोटबुक की मूल कीमत, यानी इस हिसाब से आपको बतानी है। तो देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये आपका हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी ये आपका हो गया 2 दूनी 4, यानी 5p अपॉन 2 प्लस 16n अपॉन 5 बराबर 82। अगर आप 10 से गुणा कर दें बेटा तो ये हो जाएगा 25p, 10 से गुणा कर दें, अगर 10 से इधर गुणा, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, इधर भी 10 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 तो 16 दूनी 32, 32n, और इधर भी 10 से गुणा कर दिया तो 820 हो गया। ठीक है बेटा, 820 हो गया। अब आपको इन दोनों से p और n की वैल्यू निकाल के वहां रख देंगे तो आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। एक शॉर्ट फॉर्मूला भी, इसका शॉर्ट तरीका भी आपको बताऊंगा अभी। आप देखो ध्यान के साथ में, इन दोनों से मेरे को p का वैल्यू निकालना है, इन दोनों समीकरणों से p का वैल्यू निकालना है। तो यहां मैं 25 की गुणा अगर कर दूं तो 100p प्लस 25 पंजे 125n इक्वस टू 25 0 0, 25 तिया 75 का 5, 7 कैरी हो गया, 25 तिया 75 का 5, 7 कैरी हो गया, 25 से कम 25 और 7 32, 3250। और अगर इधर 4 से गुणा कर दूं तो 100p प्लस 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128n बराबर 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 3280।
अगर मैं घटा देता हूं बेटा इसको तो ये कैंसिल हो गया, 125 में से 128 गए तो माइनस का 3 नोटबुक बचा, और यहां पर आपका बचा है माइनस का 30। तो नोटबुक की कीमत आ जाएगी 10। तो अगर इस नोटबुक की कीमत को आप यहां रख दें तो आप पेन की कीमत निकाल सकते हैं बेटा। 4p, ये वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, तो 4p प्लस 5 10 50 इक्वस टू 130। तो बेटा ये हो जाएगा, 50 उधर जाके घट जाएगा तो 80, और p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, क्योंकि 4 का भाग लगेगा 80 में तो 20 आ जाएगी। ये 10 और 20 को अगर आप यहां पे रख दें तो 1 इंटू पेन का जो मूल्य है, पेन का जो मूल्य है वो 20 है, प्लस 2 इंटू नोटबुक का जो मूल्य है वो बेटा 10 है। तो 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 आपका 40 सवाल का आंसर बनेगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, और ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। तो ये उन बालकों के लिए मैंने सवाल कराया है जो बालक पहली बार गणित को देख रहे हैं, उनको सबको समझ में आ जाए, तो एक साधारण तरीके से सवाल के उत्तर को हमने बनाने का प्रयत्न किया है, तो इस तरीके से वो लोग कर सकते हैं। चलो बेटा अगले सवाल की तरफ जरा बढ़िए। यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात W अनुपात X अनुपात Y अनुपात Z बराबर इतना है, तो X का मान कितना होगा? बेटा कोई भी अगर चतुर्भुज आपके पास में है तो किसी भी चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप ये समझ लो कि कोई चतुर्भुज आपके पास में है, मान चलो ये कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं। अब ऐसा कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज के जो सारे अंत कोण है, मान लो ये कोण W है, ये X है, चलो बाहरी नाम दे लो कोई बात नहीं, ये W X Y और Z। कह रहा है ये जो चारों कोण है इनका अनुपात 2 3 3 4 है। X का मान आपको बताना है, इस वाले का मान बताना है। तो जो ये जानता है कि 360 है वो डायरेक्ट कर लेगा कि X का मान मेरे को दिखाई दे रहा है 3, तो 3 बटे टोटल 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 और गुणा 360। वो तो डायरेक्ट समझ जाएगा कि हाँ सर ने कैसे कर दिया, वो डायरेक्ट लगाएगा कि सर 90 डिग्री है और ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है। लेकिन सब लोग समझ लो एक बार कि अगर कोई भी आपका चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके बेटा चारों अंत है कोणों का जो जोड़ होता है ना वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन सबका जोड़ 360 है। अब देखो ध्यान के साथ, W तो 2 है, ये 3 है, और ये भी 3 है, और ये 4 है, तो आपके हिसाब से इन सबका जोड़ 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 12 हो गया, और हम कह रहे हैं कि वो जोड़ 360 होगा, तो 1 यूनिट बराबर 30 आ गया। आपको जो भी कोण निकालना है, ये वाला निकालना है, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी, 3 बराबर आ जाएगा आपका 90 डिग्री, तो ये वाला कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो कि जो निकालना है वो ऊपर बटे सबका जोड़, जैसे रेशियो में आप वैल्यू को निकालते हो, सेम बात एक ही है दोनों में, लेकिन थोड़ा सोचने का तरीका ये हटकर है। अगले सवाल पे आइए जरा ध्यान के साथ में। सवाल देखिए ध्यान के साथ, बढ़िया सवाल है ये, मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया। सवाल में कहता है 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात करिए, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है। 8वीं कक्षा में आप ऐसे सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ साइज 72 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशंस 81 29 एंड 0.8 मीटर इफ मोर्टार कवर्स द 40% वॉल्यूम ऑफ होल वॉल। ये क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान के साथ देखिए। एक दीवार है, उसके डायमेंशंस दे रखे हैं, तो अगर उस दीवार का आयतन आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई, अगर मीटर में ही बात करें तो। अब ध्यान के साथ एक चीज और देख लो, ये सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट 100 के गुणा करके इसको सेंटीमीटर में बदलता हूं, तो 8100 मीटर सेंटीमीटर हो गया, मल्टीप्लाई 2900 सेंटीमीटर हो गया, और जब आप 0.8 में 100 की गुणा करेंगे ना बेटा, तो ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आ गया आपकी पूरी उस दीवार का वॉल्यूम आ गया। अब जो एक ब्रिक का वॉल्यूम है उससे इसमें भाग देते तो ब्रिक्स की संख्या आ जाएगी, उसको बाद में सोचते हैं। अभी 40% क्या कह रहा है, तो अगर एक ब्रिक के वॉल्यूम की बात कहता हूं तो 72 50 और 25 है। एक ब्रिक जो है वो 72 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 25, ये एक ईंट का वॉल्यूम है, तो टोटल में एक ईंट से हमको भाग देना है। अब सवाल में ये कह रहा है कि 40% तो एरिया जो है, 40% को तो सीमेंट और ये रेत जो है ये घेर लेता है, तो ईंट कितना घेरती है, तो ईंट इसका 60% ही घेरती है, यानी इस वाले का 60% भाग ही ईंट घेरती है, क्योंकि बाकी में तो रेत है। तो वो भाग जिसमें ईंट समायोजित है वो 60% है, तो इसका 60% हम निकालें तो 60 और 100 आपने नीचे रख लिया, 60 × 100, तो इसका 60% था,
60% में ईंटें थी तो 60% वॉल्यूम हो गया, उतने गुणा 60/100। इसमें आपने एक ईंट से भाग लगा दिया तो ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो आपके सवाल का आंसर जो भी बने वही आप लगा दीजिएगा। प्यारे बच्चे, 2 जीरो के साथ ये दोनों जीरो काट दीजिए। इसके अलावा इस जीरो से आप ये वाला जीरो उड़ा दीजिए। इसके अलावा आप 9 से काटो, 9 ने 81, 900 बार, और 9 अट्ठे 72, 8 बार कट गया। अब देखो ध्यान के साथ में, अगर आप 25 से काट दें, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 छिंग 150, 6 बार कट गया। अगर आप 4 से काट दें तो 4 दूनी 8, 4 निम 36। अगर 2 से काट दें तो 2 तिया 6। तो आपके पास क्या क्या बच गया बेटा? ऊपर बच गया 9 गुणा 290 गुणा 8 गुणा 3, बस ये बच गया। इसकी गुणा करनी बाकी है, इसकी गुणा करनी आपके पास बाकी है। और तो कुछ नहीं बच रहा क्या? और भी कुछ बच रहा है क्या? एक बार देख लो ध्यान के साथ में, क्या कुछ और तो नहीं अच्छा, उसकी 8 की जीरो तो कट चुकी है, 1 2 से 2 जीरो कट गया, एक जीरो ये वाला उड़ा दिया गया। चलिए 29 00 72 25, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसकी गुणा कर दीजिए तो आप सवाल के उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इसकी गुणा कर दीजिए बेटा। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 निम 9 चौक 36 का 6, और 9 दूनी 18 और 3 21, 216 गुणा 290। यार जीरो किसी के लास्ट में है नहीं, कहीं जीरो एक्स्ट्रा क्यों है हमारे पास भाई? एक बार देखो ध्यान से। 8100, 2900, 0.8 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 72, 50 और 25, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। 40% ये आ गया तो 60 बचा, 60/100, बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 00 मैंने वहां पे काट दिया, चलिए ठीक है। इसके अलावा 9 से काटा 9 72, 9 ने 81, 900 ही आएगा। 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 निम 36, ठीक है। 2 से काटा 2 तिया 6, वो काट दिया, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, 24 निम हो गया 216 गुणा, तो ठीक है बेटा, इतना ही आएगा। आप एक जीरो बढ़ा लीजिएगा इसमें। तो अगर आप इनकी गुणा कर देंगे 216 और 290 की, तो आपके पास आपके सवाल का उत्तर बनेगा, और वही आपके सवाल का ठीक उत्तर होगा, वही आपके सवाल का ठीक उत्तर होगा। कुल मिलाकर के तरीका इस तरीके से है, 81, 29 और 8, उसका 60% आपने ले लिया, 72, 50, 25। बेटा जो ये सवाल का जो आप गुणा करेंगे ना, वो सही उत्तर बनेगा। इनमें से कोई भी मुझे सही उत्तर नहीं दिखाई देता है। बहरहाल आप तरीका समझ के टोटल आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग करेंगे तो संख्या निकल के आएगी। ऐसा सवाल अगली बार आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। सवाल देखिए ध्यान के साथ में। रमेश ने दो अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25-25 हजार रुपए निवेश किए। पहली योजना में ब्याज दर जो है वो 8 प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होती है। दूसरी योजना में ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से भी चक्रवृद्धित होती है। दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है? दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के डिफरेंस बताना है मात्र। यानी कि रमेश इन्वेस्ट ₹25,000 ईच इन 2 प्लान्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट प्लान इज 8% per annum compounded annually, and in second plan is 6% per annum compounded annually. Find the difference between compound interest of both plans. यानी आपको 25,000 पर एक बार तो 8% से निकालना है, एक बार 6% से निकालना है, और दोनों में जो डिफरेंस आ जाए वही आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान के साथ सब लोग आ जाइए, सब लोग ध्यान के साथ में आ जाइए। तो बेटा यहां पहली योजना में 8% प्रति वर्ष है और वार्षिक रूप से चक्रवर्धित है। दूसरी में 6% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से चक्रवर्धित है। ये भी वार्षिक है, ये भी वार्षिक है, ठीक है। योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है? कितने वर्ष के लिए निवेश किया बेटा? 2 वर्ष के लिए निवेश किया। ये रहा 2 वर्ष का टाइम। तो अंतर ही बताना है तो बेटा यहीं से रेट का ही अंतर ले लो। तो ये 8% है, 6% है, 2% बचा। तो अब आपका सवाल ये हो गया कि रेट तो आपकी आ गई 2%, भाई अंतर बताना है तो मैंने रेट का ही अंतर ले लिया 2%। आपका जो टाइम है वो 2 वर्ष का है, और आपका जो मूलधन है वो है बेटा 25,000। मेरा फोन एक कई बार लगातार बज चुका है, एक बार फोन उठाने दीजिए।
ध्यान के साथ आ जाइए। सॉरी भाई, एक फोन था, अर्जेंट मैसेज मुझे भेजना था, मैंने भेज लिया। 2% आप निकाल दीजिए 2 वर्ष का, तो 2% कितना हो गया बेटा? 2 दूनी 4.04%। आपको कुछ नहीं करना, इस 2500 का 4.04% निकाल देना है, तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 2500 गुणा 4.04 अपॉन 100, तो आप निकालेंगे तो बेटा पॉइंट हट गया, 00 नीचे आ गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया। 25 चौके 100, 4 एकम 4, 101 सवाल का आंसर बनेगा। 101 सवाल का आंसर 25,000 है बेटा, 1010 बनेगा। 25,000 है तो 4 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4/100, तो 2 प्लस 2 4.04/100, तो 00 40 40 40 25,000 है। 25,000 है बेटा, 25,000 तो कितना बनेगा यार? 25,000 गुणा 4.04 अपॉन में 100, तो इसको हटाइए, 00 लगाइए, 30 से 30 का काटा लगाइए। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 102, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, इतना आएगा यार सवाल का आंसर। तो 1010 बनेगा उत्तर। ये सारे ऑप्शन गलत लगा रखे क्या? अगर आप अलग अलग निकालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 8 + 8, 8 अट्टे 64, 8 8 16.64, और 6 से निकालेंगे 6 और 6 12.6 36, तो ये कितना बचा? 8 बचा। ये कितना बचा? यानी कि 8 बचा, ये 5 2 बचा, ये 4.28 आया। तो बेटा 4.28 निकालेंगे। सॉरी यार, सुनो ध्यान के साथ, सब लोग ध्यान के साथ सुनो यार। ये फोन एक बार आया और सारा उसने मामला कर दिया खराब। ध्यान के साथ सुनिए, ध्यान के साथ सुनिए यार, थोड़ा सा मैनेज करो यार। मैं भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय में से समय निकालता हूं, आप मैनेज करिए। आप ये देखिए ध्यान के साथ में, ये साधारण नहीं चक्रवर्ती ब्याज है, इस कारण से डिफरेंस ऐसे नहीं ले सकते आप। तो आपने क्या किया? 25,000 पर एक राशि इन्वेस्ट करी, और इस टाइम जो रेट था वो रेट था आपका 8% का। और जब दोबारा 25,000 आपने इन्वेस्ट करी है ना, तो जो आपका जो रेट बनेगा वो बनेगा 6% का। तो अगर साधारण ब्याज होती ना तो आप डायरेक्ट निकाल देते 2 साल का 16 और 12 का डिफरेंस निकाल के, लेकिन चक्रवर्ती है तो आप पहले रेट बताओ ना, ये 2 साल का किसके बराबर होगा? तो ये होगा 8 और 8 16, 8 8 64, 16.64% के। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा 6 और 6 12, 6 6 36, इतने परसेंट के बराबर होगा। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज निकालने का तरीका है वो ये है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ऐसे आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज के अंदर। तो 8 + 8 + 8 × 8/100, तो 8 और 8 16, 8 8 64, 16.64 ऐसे आया। और वहीं वो 6 का 12.36 कैसे आया? 6 + 6 + 6 × 6/36, तो 6 और 6 12, 6 6 36, वो इस तरीके से आया। तो अब आप निकाल सकते हो इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 25,000 का डायरेक्ट निकाल दो। तो 16.64 में 12.36 में कितना फर्क है बेटा? तो 4 में से 6 गए तो 8 बचे, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, और 16 में से 12 गए तो 4 बचे। इतना परसेंट निकाल दीजिए किसका? 25,000 का। यानी 25,000 का आपको 4.28% अगर निकाल दें तो सवाल के आंसर पे पहुंचेंगे। पॉइंट हटा करके 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 5 से काट दो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 14 पंजे 70, 2 पंजे 10, 1070 सवाल का आंसर बनेगा, जो कि आपका चौथा ऑप्शन। चलो ध्यान के साथ अगले सवाल पे आओ बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले सवाल में आपसे कह रहा है संख्या 977340 किससे विभाजित है? ये किससे कटती है? तो पहले क्या देखो, ये किसी की डिविजिबिलिटी है क्या? तो पहली बात, संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो संख्या 4 से कटती है, इसका मतलब इसके उत्तर भी 4 से कटने चाहिए। दूसरी बात, ये जो संख्या है जो आपको दिखाई दे रही है, इस संख्या के अंकों का योग देखो बेटा, तो 9 और 7 16, 16 और 7 7 23, 23 और 3 26, 26 और 4 26 4 30, तो 30 हो गया। 30 का इकाई अंक 3 आया, यानी ये संख्या 3 से भी कटती है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी 3 से कटते होंगे। तो ऐसे ऑप्शन देखो पहले, तो जो 3 से और 4 से कटते हैं। प्यारे बच्चे, मैंने कहा ये संख्या 3 से कटती है, तो 3 से कौन कौन से ऑप्शन कटते हैं? अच्छा, 3 से एक ही ऑप्शन, तो 3 से ही सवाल का हल हो गया। तो ये सवाल का उत्तर आ गया बेटा, डी ऑप्शन है 24। मैंने क्या किया, इसका अंकों का योग निकाला। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से अथवा 9 से कटता है ना बेटा, 2 डिविजिबिलिटी रूल याद रखो, इनसे सवाल आ रहा है लगातार। अगर कोई संख्या के अंकों का योग 3 से अथवा 9 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटती है। मैंने देखा इसके अंकों का योग 3 से कट रहा था। अंकों का योग कैसे निकालते हैं बेटा? सारे अंकों को जोड़ दो, 9 + 7 + 7 + 3 + 4 + 0। अब जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैंने सिखाया 9 को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 7 7 14 को मैं 5 कहता हूं, 5 और 3 8 4 12 को 2 और 1 3 कहूंगा, तो 3 आ गया। यानी ये संख्या 3 से कटती है। तो अगर ये 3 से कटती है ना, तो जो इनमें देखो पहले 3 से कौन सी कट रही है? ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, ये कट रही है। मान के चलो एक और ऑप्शन ऐसा होता जो 3 से कट रहा होता, मान के चलो कोई भी ऑप्शन होता एक जो 3 से कट रहा होता,
जैसे एक ऑप्शन मान के चलो 15 होता तो हमें क्या लगता है यार 24 भी कट रहा है 15 भी कट रहा है, फिर हम क्या करते 4 का डिविजिबिलिटी रूल खोजते। भाई आखिरी के 2 अंक 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, जिस संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं वो संख्या भी 4 से कटती है। तो ये संख्या 15 तो 4 से नहीं कटती, फिर 3 से तो कटती है, 4 से नहीं कटती, ये 4 से भी कट रही है। इसका मतलब हम इस तरीके से फिर ऑप्शंस पर पहुंचते हैं। एलिमिनेट करना सीख लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान के साथ में कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% की दो क्रमागत छूट देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने कम है? ये सवाल है, रुपये में उत्तर बताना है। एक छूट 15 की है, दूसरी 15 की है, तो एक 5 की और एक 15 की है, तो छूट पहले यही बता दो मुझे कि 5 की दूसरी 15 की, तो टोटल किसके बराबर हो गया? तो ये तरीका है निकालने का। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो 5 15 20 प्लस 5 से कट गया 20 बार, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 20 सही 3/4, 20 सही 3/4, 20 सही 3/4% आ गया। 20 प्लस 3/4 का क्या मतलब है? 20 सही 3/4%। इसका मतलब है बेटा 20 सही 3/4%। 20 सही 3/4% को आप 20 चौक 80, 80 और 3 83/4% भी कह सकते हैं। इसको आप 83/4% भी कह सकते हैं, और 83/4% को आप 83/400 भी कह सकते हैं। ये 83/400 जिसको समझ में आ गया उसका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा 83/400% का डिस्काउंट है। तो जब भी डिस्काउंट होता है तो लाइन के नीचे वाली संख्या को एमपी एमआरपी या अंकित मूल्य मान लेते हैं। तो एमआरपी आपका 400 हो गया। 83 का आपने डिस्काउंट दे दिया, 400 पे आपने जब 83 का डिस्काउंट दिया तो आपने वस्तु को 317 का बेच दिया। समझ में आ रहा है कहानी? दोबारा बता देता हूं। 1200 का अंकित मूल्य था, एक दुकानदार ने क्या किया, अंकित मूल्य पर 5% और 15% के दो डिस्काउंट दिए। तो बेटा 5 15 के जो डिस्काउंट है, मैंने देखो निकालने का तरीका a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो 5 प्लस 15 प्लस 5 गुणा 15/100, मैंने इसको हल किया तो 83/4% आया। 83/4% का मतलब नीचे 100 लगा लो, तो 83/400 हो गया। कि अगर 400 अंकित मूल्य है ना तो एसपी 317 हो जाएगा। तो बेटा डिस्काउंट कितने का दिखाई दे रहा है आपको? डिस्काउंट सबको दिखाई दे रहा है कि 83 का डिस्काउंट है, या विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है। तो आप ये कह सकते हो कि जो विक्रय मूल्य है वो इस अंकित मूल्य से 83 कम है। हालांकि सवाल का उत्तर तो ही दिखाई दे रहा था कि 4 तिया 12 तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, 249 से सवाल का आंसर बन रहा है ना। वो दिखाई दे रहा है, सवाल देखते ही सवाल में पता चल रहा है कि सवाल का उत्तर कितना बनेगा, वो देखते ही पता चल रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि एमआरपी मेरा 400, कहीं सवाल में विक्रय मूल्य पूछ लेता आपसे तो आपको ये फिर 317 भी निकालना पड़ता। तो अगर आपका एमआरपी 400 है तो विक्रय मूल्य 317 यानी डिस्काउंट 83 का है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एमआरपी 1200 है, यानी 400 का मतलब दे रखा है 1200। तो 400 का मतलब 1200 का मतलब 3 गुना हो रहा है। तो आपको क्या बताना है? विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से कितना कम है, 83 का मतलब बताना है। तो आप इसको भी 3 गुना कर देंगे बेटा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 249 सवाल का उत्तर है। इसको 249 कर लो बेटा, 249। तो ये वाला ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाए। अभी टाइप करें ना, शिफ्ट में पूछा गया सवाल जो पूछा जाता है उसे डेटा चेंज करके बनाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। इस क्लास का उद्देश्य आपको सवाल बताने का है, ना कि डेटा को ठीक तरीके से मैनेज करके दिखा के सॉल्यूशन सिखाने का। समझ रहे हो आप बात को? अगला सवाल देखो ध्यान के साथ में, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपके सामने ये है। सवाल में क्या कह रहा है? कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त दे देता है, यानी एक और छूट है ये, और पूरे लेन देन में 35% लाभ अर्जित करता है। माना कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो कितना तगड़ा सवाल पूछा है, आप सोचो। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, देख लो। तो ऐसा सवाल सेकंड शिफ्ट में आज पूछा गया। देखो ध्यान के साथ, कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक तो होगी 10% की छूट, एक तो होगी बेटा 10% का डिस्काउंट, 10% का एक और डिस्काउंट है। क्या डिस्काउंट है? और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु फ्री देता है, यानी 15 वस्तु अगर कोई खरीदेगा तो उसमें 4 वो फ्री दे देगा। 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री दे देता है, 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु अपनी तरफ से मुफ्त में दे देता है। यानी आप ये कह सकते हो कि 4/19 की एक और ये डिस्काउंट हो गया, 4/19% का एक डिस्काउंट ये हो गया, 4/19% का एक डिस्काउंट ये हो गया। आपको आ रहा है समझ में? 400/19 कहां से आया है? 400/19% कहां से आया है? 400/19% का एक डिस्काउंट ये रहा। आगे समझ में? 400/19 बेटा मैं बताता हूं। 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। इसका मतलब 15 खरीद ली किसी ने, 4 उसने फ्री दे दी, तो टोटल 19 वस्तु हो गई। 19 में से 4 फ्री है, तो 19 नीचे 4 ऊपर, परसेंट के लिए 100, तो दूसरा डिस्काउंट 400/19 का है। 400/19 का दूसरा डिस्काउंट है। एक डिस्काउंट 10% का है। चलो ध्यान के साथ में, एक ये डिस्काउंट है, एक वो डिस्काउंट भी है बेटा। तो ये दोनों डिस्काउंट आपके पास में है। पूरे लेन देन में 35% बताओ लाभ भी अर्जित करता है।
35%, यानी आपको तीनों का रेशो बनाना पड़ेगा। अब ध्यान के साथ आप समझो, सब लोग ध्यान के साथ समझिए, सब लोग ध्यान के साथ समझिए, सब ध्यान के साथ समझिए, सुनो मेरी बात ध्यान के साथ। 400/19 को मैं कह सकता हूं 4/19। एक डिस्काउंट है आपके पास 10% का, तो 10% का मतलब हो गया, 10% का मतलब हो गया प्यारे भाई, 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी 10 की वस्तु 9 में बेच दी गई। दूसरा डिस्काउंट है आपका 4/19 का, 4/19 का मतलब 19 की वस्तु 19 में से 4 यानी 15 में ही बेच दी गई। तो आप ये कह सकते हो टोटल जो डिस्काउंट है आपका वो 190 और 15 निम 135, ये आपका डिस्काउंट है। ध्यान के साथ समझो, ये अगर आपका एमआरपी है तो ये आपका क्या चीज है, एसपी है। तो यहां देखो मैं रेशियो लिखता हूं, एमआरपी अगर आपका 190 है तो आपका विक्रय मूल्य जो आ रहा है वो 135 आ रहा है। सवाल में कह रहा है 35% का लाभ अर्जित करता है, यानी अगर सीपी 100 है, देखो ये 35 ही है सौभाग्य से, 35 का लाभ अर्जित करता है, आपका रेशियो आ गया निकल करके। अब सवाल में यह कह रहा है कि अगर कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये बताओ कितने प्रतिशत अधिक, बेटा 90 अधिक है। किससे, तो 100 से, और परसेंट के लिए 100। चलिए डेटा आसानी था, इस कारण से आपका आंसर भी बहुत जल्दी आ गया, जो कि चौथा ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। मैं एक बार दोबारा भी अगर आप चाहो तो मैं बता देता हूं। एक तो 10% का डिस्काउंट है, समझो अच्छा सवाल है, 10% मतलब 1/10 यानी 10 की वस्तु 9 में बेच दी गई। दूसरा डिस्काउंट है 15 वस्तु खरीदने पर 4 का, यानी 15 और 4 19 में से 4 फ्री है, 19 में से 4 फ्री है, यानी 19 खरीदने पर 4 का डिस्काउंट यानी 15 एसपी है। तो कुल मिलाकर के 10 गुणा 19 190, 9 गुणा 15 135, यानी एमपी और एसपी का वैल्यू 190 135 आ गया। आगे आपसे कह रहा है कि 35% का लाभ अर्जित करता है, यानी 100 की वस्तु 135 में भी बेच रहा है, 100 की वस्तु 135 में ही बेच रहा है, समझ रहे हो आप। 100 की मान चलो ये 135 ना होता, कुछ और होता है, यहाँ पे 140 होता, तो हम यहाँ 100 करते, यहाँ 135 करते और फिर इन दोनों को बराबर करते, गुणा भाग करके। आ रहा है समझ में। अब यहाँ हमको डायरेक्ट मिल गया तो हमने कोई दिक्कत नहीं हुई, अगर नहीं भी मिलता तो भी मैंने आपको बता दिया। मान लो 135 ना होता, 140 होता, 150 होता, तो हम यहाँ 100 लिखते हैं, 135 लिखते हैं, 135 150 को बराबर करते, गुणा भाग करके, फिर एक रेशियो निकालते। आ रहा है समझ में, सबको आ रहा होगा समझ में। अगले सवाल पे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां सवाल है बेटा। अच्छा क्वेश्चन देखिए ध्यान के साथ में। सवाल में आपसे कह रहा है कि वस्तुओं एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात इतना है। दो वस्तुएं एक्स और वाई, इनके जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो 3:7 है बेटा, 3:7। किसी व्यक्ति ने वस्तु एक्स को बेचकर 14% का लाभ अर्जित किया, इसको बेच दिया बेटा 3 गुणा 114/100 में, 3 गुणा 114/100 में इसको बेच दिया। और वाई को बेचकर 11% की हानि हुई, इसको 11 की हानि में बेच दिया बेटा। 11 की हानि का मतलब है 7 गुणा 89/100, इसको 11 की हानि पर बेच दिया। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ हानि परसेंट कितना है, यानी कि आप ये ध्यान के साथ देखिए कि ये 3 का है और ये 7 का है, तो टोटलिटी में हमको 10 का सामान दिखाई दे रहा है, ये इतने का है और ये इतने का है। अगर इनको मैं जोड़ दूं, अगर इनको मैं जोड़ देता हूं बेटा, तो इनको अगर आप प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100, तो नीचे आ गया 114 तिया कितने होते हैं 342, 14 तिया 42 342 होते हैं बेटा, और 7 निम 9 सत्ते 63 का 3 और 6 कैरी हो गया, 7 अट्ठे 56 और 6 62, 623 ही हो गए। तो 623 और 342 इनको अगर आप जोड़ दें तो 3 और 2 5, 2 और 4 6 और 6 और 3 9, 100 का भाग करेंगे तो 9.65, 9.65, यानी पहले 10 का बेच रहा था अब 9.65 का बेच रहा है। तो लाभ है कि हानि है, तो आप कहेंगे सर हानि है। मैं पूछूं कितने का, तो आप कहेंगे सर 0.35 का हानि है। किस पर, तो बेटा 10 पर, 10 से ही पूछा है कितना, तो परसेंट के लिए 100 की गुणा कर देंगे तो आपका 3.5% का लॉस सवाल के अंदर दिखेगा, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन है, एकदम करेक्ट है। चलो आ रहा है क्या समझ में, कोई डाउट तो नहीं किसी बालक का, क्या किसी बालक का कोई डाउट है, क्या किसी बालक का कोई डाउट है। चलिए कोई बात नहीं माधुरी पटेल, आप बाद में हमसे जुड़ रहे थे इस वजह से आपको कम आ रहा है समझ में रेगुलर क्लासेस में। यहां मैं केवल आपको रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन एनालाइज करा रहा हूं, तो इस वजह से डायरेक्ट चीजों को नहीं बोल के बता सकता हूं। अगले क्वेश्चन को एक बार देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान के साथ में। सवाल में आपसे कहता है ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में 10%, 45% और 10% कम होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। उत्तर को दशमलव के 2 स्थानों तक आपको बताना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ फ्यूल डिक्रीज 10%, 45%, 10% रेस्पेक्टिवली इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ, बट इंक्रीज 65%। एक मिनट, मुझे एक फोन और उठाना पड़ेगा।
चलिए ध्यान के साथ आइए। ईंधन की कीमत क्रमिक महीनों में 10%, 45%, 10% कम होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। आवाज आ रही है ना? ठीक है, 65% बढ़ जाती है ईंधन की मूल कीमत की तुलना में। देखो यार ध्यान के साथ, पहले महीने में 10% कम हुआ, तो 10% का मतलब क्या हो गया बेटा? 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से कीमत रहेगी 9। दूसरे महीने में 45% की कमी आई, ये माइनस से कमी आई इसलिए मैंने 10 में से घटा के 9 लिखा। कहीं बढ़ोतरी हो रही है तो 10 से 11 कर देता। तो 45% की कमी आई। 45% मतलब 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, यानी 20 से 9 का डिस्काउंट यानी 11 हो गया। चलिए ध्यान के साथ में, 10% की तीसरे में कमी आई है, तो फिर 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी 10 की चीज 9 में, 10 की चीज 9 में। और फिर उसके बाद चौथे महीने में क्या होता है? 65% इंक्रीज हो जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है। चलिए, तो 65% का मतलब हो गया 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100, यानी 20 से हो गया आपका, 20 से हो गया आपका कितना? 33। 20 से हो गया 33। ये चारों साल का लेखा जोखा है, चारों महीनों का लेखा जोखा है। तो कह रहा है फाइंड द चेंज इन द ओरिजिनल प्राइस फ्यूल विद द रेस्पेक्ट टू फोर्थ मंथ प्राइस, यानी इसमें और इसमें फर्क बताना। एक तरीका तो इनकी गुणा करके यहां लिख दो, इनकी गुणा करो यहां लिख दो। दूसरा तरीका है कुछ कॉमन है तो काट भी सकते हो, तो कॉमन कुछ है नहीं जो कटे, तो गुणा ही करनी पड़ेगी। तो 20 20 400, तो 400 1 दूनी 2 एकम 2 दूनी 4 और 1 2 3 4, 4000 आ गया। अगर आप इनकी गुणा करें तो बेटा इनकी गुणा करने से आपको मिलेगा, इनकी गुणा करने से आपको मिलेगा 9 में 81, 81 तिया 200, 81 तिया 243 और 11 11 121। इतना मिलेगा क्या? इतना मिलेगा ना? 11 11 121, 9 में 81, 81 तिया 243। ठीक है, एक इनकी गुणा करनी पड़ेगी आपको यार, एक इनकी गुणा करनी पड़ेगी। 10 ये गुणा ठीक करी मैंने? ठीक करी है। चलिए बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। 9 निम 81, 9 गुणा 9 गुणा 9। वाह 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 वाह, गजब, क्या सोच रहा हूं, बहुत अच्छा सोच रहा हूं। चलिए ध्यान के साथ देखो, ध्यान के साथ, ध्यान के साथ आइए। 99 99, 9 तिया 27, कौन है? गुणा करके बताओ इनकी सबकी, तुम गुणा कर लेना यार खुद से। 9 11 9 33 गुणा करो जल्दी से। 9 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 33, मुझे इतने में सोचने में बहुत समय लग रहा है। 9 11 9 33 जल्दी से गुणा करो। आप लोग बताओ यार, जो लाइव देख रहे हो मेरे साथ कंपटीशन ग्रुप पर, वो बताइए कितना आया? अरे यार, 9 11 9 33, ये आया 29,403। 29,403, 29,403 आया है, 29,403। अच्छा, तो फिर यहाँ 1 0 बढ़ाओ ना यार, मैं इसी से तो घबरा रहा था मैं कि कैसे हो रहा है। तो ये इधर हो रहा है 40,000, उधर हो रहा है 29,403, तो कितना घट गया? -40,000। ये आ रहा है आपका 10,597, कितने पर? 40,000 पर। ये गुणाई करनी मेन थी यार क्वेश्चन के अंदर। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 जीरो की वजह से पॉइंट लग जाएगा यहां पर, तो 105.97 बटे में 4, तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 के बाद हो गया 25, तो 4 छिंग 24, तो 26 दशमलव कुछ आएगा। तीसरा ही ऑप्शन सही है। ठीक है, यहीं से पता चल गया, यहीं से पता चल गया। अगले सवाल पे आओ भाई ध्यान के साथ। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में एक नाव है, उसकी चाल दे रखी है 125 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में चाल दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि किस स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में आपको बतानी है कि कितनी है। ध्यान के साथ सब लोग इस सवाल को भी देख लीजिए। सवाल में आपसे कह रहा है कि धारा की दिशा में चाल तो इतनी है, विपरीत दिशा में चाल इतनी है, स्थान तक जाने में 25। चलो ध्यान के साथ, आप मानो एक कोई नाव है और नाव इस बिंदु से इस बिंदु तक जाती है और डिस्टेंस आपकी डी है। यहां से लेकर यहां तक नाव गई, इस दूरी को उसने तय किया, और जब नाव इधर जा रही थी तो उसकी चाल थी 125 kmph। जब लौट के आई तो धारा के विपरीत दिशा में आई, दूरी अब भी डी उसने तय करी है, तो उसकी चाल जो है 25 kmph है, 25 kmph है। तो मुझे एक बात बताइए, जब यहां से यहां तक गई होगी तो कितना समय लगा होगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी है डी और चाल है 125, तो समय लगा होगा डी बटे 125। ये लगा जाने का टाइम, ये टाइम निकाल रहा हूं, ये जाने का टाइम है डी बटे 125। जब लौट के आई तब भी उसने डी दूरी तय करी है, तो और चाल है उसकी 25, तो इतना समय लगा। ये कैसे आया? क्योंकि समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल, तो दूरी डी है और चाल 125 है,
यहाँ पे दूरी डी है, चाल 25 है, तो ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम। कह रहा है ये जो दोनों जो टाइम है ना, ये दोनों टाइम मिला करके 25 घंटे, दोनों टाइम मिलाकर 25 घंटे। लेसे ले लो, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है नाव द्वारा तय की कुल दूरी। चलो ठीक है, तो ले से आ गया आपका 125, तो इधर आ गया डी, इधर आ गया 5d और बराबर आ जाएगा 25। तो डी का वैल्यू 6d हो गया, 25 के साथ 125 गुणा में जाएगा, तो 6d बराबर 25 गुणा 125 और 6 आ जाएगा इसके नीचे। तो ये आपका आ जाएगा 25 पंजे 125 का 5 गुणा कर लेता हूं, 25 पंजे 125 का 5, 12 कैरी हो गया, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2, 6 कैरी हो गया, 25 से कम 25 और 6 31, 3125 बटे 6 आ गया नीचे, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, ना जाने की 0, 6 अट्ठे 48, 520 दशमलव, या सही है, ठीक है, 520 सही 5 बटे 6, 520 सही 5 बटे 6, दूसरा वाला ऑप्शन है एकदम सही है। डी का मान आ गया। दूरी पूछ रहा था, नाव द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी पूछ रहा था। आइए, आ रहा है समझ में, बोलो सबको आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, सबको आ रहा है बेटा, सबको आ रहा होगा। चलो अगले सवाल पे आओ ध्यान के साथ में। कुल दूरी में वैसे 2d गई भी डी और लौट के भी डी आई है ना, तो अगर टोटल दूरी देखा जाए ना तो उसने इसका डबल तय किया है, लेकिन ऑप्शन के अंदर एक ही साइड का डिस्टेंस ही पूछ रहा है, तो इस वजह से मैंने एक डी के मान को ही आपका उत्तर बता दिया है। बहरहाल अगर ऑप्शन में होता ना कि 520 का 2 गुना 1040 प्लस समथिंग ऐसे, तो फिर वो सही होता बेटा। एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों कैब एक ही दिशा में जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा है, जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है, 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, ठीक है, से मिलता है। व्यक्ति की चाल आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आप एक बात देखिए ध्यान के साथ में, ये सवाल ये कह रहा है एक कैब तो ये जा रही, इसकी चाल 57 kmph है। एक, ये समझने का सवाल है थोड़ा सा, एक ही लाइन का है वैसे। एक कैब इन यहां पे जा रही है, ये वाली है 57 kmph की चाल से, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वही डिस्टेंस है जो 12 मिनट में तय होगा, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिस डिस्टेंस को इस गाड़ी ने 12 मिनट में तय किया है, और जब वो आदमी सामने की तरफ से आ रहा है, जब वो आदमी सामने की तरफ से आ रहा है, तो उस डिस्टेंस को वो जो आदमी है वो 10 मिनट में तय कर रहा है, 10 मिनट में तय कर रहा है। कब, जब उसकी चाल में 57 भी जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है 57? 57 इसलिए जुड़ रहा है प्यारे बच्चे, 57 इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि वो विपरीत दिशा से आ रहा है, और विपरीत दिशा से जब कोई आता है तो उसकी चाल में उसकी चाल को प्लस कर देते हैं। तो ये अच्छा सवाल है, सोचो शिफ्ट थर्ड के अंदर इतना बढ़िया सवाल पूछ लिया गया। तो आप ये समझो कि जो डिस्टेंस इसने तय करी, तो मैं ये कह सकता हूं, तो मैं तो अच्छा पूछा क्या है, 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। व्यक्ति की चाल याद करनी, अच्छा दशमलव, ये ऑप्शन ही गलत होंगे या तो, आइए देख लेते हैं। चलिए ध्यान के साथ, तो मेरी बात सुनिए ध्यान के साथ में। तो ये जब उधर की तरफ जा रही है, तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस 1 बराबर डिस्टेंस 2, क्योंकि जिस दूरी को ये 12 मिनट में पहुंची, उस दूरी यहीं तक तो पहला आदमी यहां मिला, फिर इससे यहां मिला, ठीक है ना, इतनी सी बात है। तो इसकी दूरी कितनी है 12 मिनट, 12 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 12/60 गुणा चाल कितनी है 57, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और व्यक्ति जब आया तो उसको लगे 10 मिनट, तो समय 10/60 और चाल कितनी है, आदमी की चाल m और प्लस 57, इतनी चाल है। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो, डाउट तो नहीं है किसी भी बालक का। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, 12 सत्ते 84 का 4 8, 12 पंजे 60 और 8 68 बराबर 10m प्लस 570, 570 इधर आके घट जाएगा, तो 10m बराबर कितना आएगा, 10m बराबर आएगा आपका 4 1 114 है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, m बराबर आ जाएगा आपका 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो है, बढ़िया है यार, कुछ तो ये टाइप सही कर रहा है लड़का। तो आ रहा है समझ में सवाल, 11.4, इतनी सी बात सबको आ रही होगी समझ में। देखो ये सवाल की जान है बेटा, दूरी जो जो इसने 12 मिनट में तय करी है, वो आदमी ने दूरी 10 मिनट में तय करी है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल है 57, समय है 12 मिनट का, जब ये गाड़ियों के बीच का फासला है। इस दूरी को उसने 10 मिनट में किया, तो समय 10/60 और चाल कितनी है, उस आदमी की चाल प्लस, क्योंकि दोनों ये विपरीत दिशा में आ रहा है तो इसकी चाल जोड़नी पड़ेगी प्लस 57। आपने सवाल कर लिया। अगले सवाल पे आओ बेटा। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। ह्रास का मतलब कमी होती है बेटा। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। देयर इज ए डिक्रीज ऑफ 10% इन द वैल्यू ऑफ ए मशीन इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ मशीन इज 10,000 है, 1 लाख है, 1 लाख है तो 5 जीरो होंगे, फिर 5 जीरो है। एक साल में कमी हो रही है 10% की, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी। ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल दीजिए
कि 2 साल की कमी 10 प्लस 10 गुणा 10/100 करके, या आप डायरेक्ट ऐसे सोचिए कि अगर एक बार कमी होती तो 90/100 और एक और बार कमी हो रही है फिर 90/100। या आप ऐसे निकाल सकते थे कि 10% की कमी है 2 साल में तो 10 प्लस 10 सॉरी माइनस 10 गुणा 10/100। तो आप ऐसे करते तो ये 10 और 20 और ये 19% आ जाता, तो 19% घटा देते। तो इसको आप कितना कर सकते थे डायरेक्ट, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है बेटा, उसका 19% घटा करके इसका 89% भी निकाल सकते। देखो ध्यान के साथ अगले सवाल में, इसी सवाल में सुनो ध्यान के साथ। 1 2 3 4 1 2 3 4 9 में 81 के आगे 3 जीरो, ये सवाल का आंसर है। 81 के आगे 3 जीरो चौथा ऑप्शन है, ये सही है। अगले सवाल पे आओ भाई, अगले सवाल पे आओ बेटा, अगले सवाल पे आ जाइए। 2 कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:4 है। 2 कर्मचारियों के वेतन का जो अनुपात है वो 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? एक दोनों का अनुपात है 3:4। ठीक है बेटा, पहले के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसका वेतन कितना हो गया? 3 गुणा 110/100 है ना, बढ़ा दिया 10%, और दूसरे कर्मचारी में 20% की वृद्धि हो गई तो 4 गुणा 120/100 इसका हो गया इतना सैलरी। इनका रेशियो बताना है तो कॉमन चीजों को काट दो, 0 से 0 काट दो, 11 तिया, अच्छा 3 से भी काट दो, रुको 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 3 से काट दो इसको, 3 चौक 12, तो यहां बच गया 11 और यहां बच गया 16, तो 11 16 हो गया बेटा, 11 16, दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आओ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल पर आ जाइए। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी 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 है, इसका क्षेत्रफल कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। जब भी आपको त्रिभुज की तीनों भुजा दे दे, मान लो पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा सी है, तो यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के बराबर होता है। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये एस क्या है, एबीसी तो आपको पता चल गया इसकी साइड्स हैं। एस क्या है, एस है इसका सेमी पेरीमीटर, और उसको निकालने का तरीका है तीनों को आप जोड़ दीजिए, तीनों भुजाओं को और 2 से भाग कर दीजिए, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। तो एस की वैल्यू निकाल लीजिए पहले बेटा, तो 70 प्लस 56 प्लस 42, तो 6 और 2 8, 5 4 9 और 7 16, 168/2, 2 8 16, 2 चौक 8, 84 आ गया एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू आ गई 84 गुणा 84 माइनस ए का मान है 70 तो गुणा 14, 84 माइनस बी इसका मान है 56, तो 84 में से अगर 56 गए तो 84 में से अगर 56 गए तो कितने बचे यार? 28, ठीक है। और 84 में से अगर 42 गए तो कितने बचे? 84 में से अगर 42 गए तो कितने बचे? 42 ही बचेंगे ना, चलिए 42 इतना बचा, इसका आपको निकालना है अंडर रूट। देखो ध्यान के साथ, 84 को मैं कह सकता हूं 14 गुणा 6, ये तो 14 है ही है, इसको कह सकता हूं 14 इंटू 2, बेटा इसको 14 इंटू 2 कह सकता हूं, ये 14 आपका है ही है, 84 को 14 गुणा 6 कह दिया, और 42 को क्या कह सकता हूं 14 गुणा 3। तो बेटा एक 14 है और इस 14 से तो एक 14 बाहर आ गया, इस वाले 14 इस वाले 14 से एक और 14 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 6 2 और 3, तो इन 2 तिया 6 और 6 से एक 6 बाहर आ गया, तो 14 14 होते हैं 196 गुणा 6, तो 6 चिंग 36 का 6 3 कैरी हो गया, 6 निम 54 और 3 57 का 7 5 कैरी हो गया, 6 एकम 6 5 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो हीरोन्स फार्मूला पे भी सवाल आ रहा है, 3 तारीख की शिफ्ट में भी था, आज भी है, तो ध्यान के साथ इस सवाल को भी आप समझ लो। अगले क्वेश्चन पे आओ जरा ध्यान के साथ। किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल में से 30% माल को 27% लाभ पर बेचा जाता है, और अभी भी शेष माल को 43% की हानि पर बेच दिया जाता है। यदि समग्र लाभ x% है तो x का मान कितना है? ड्यूरिंग ए सेल 50% आर्टिकल्स वर सोल्ड एट इतने परसेंट प्रॉफिट, 30% इतने परसेंट, रिमेनिंग इतने परसेंट, आपको टोटल बताना है। देखो ध्यान के साथ, किसी सेल के दौरान 50% माल को, 50% मतलब 1/2 माल को बेच दिया जाता है 45% के लाभ पर, तो कितना हो गया इससे 45/2% का लाभ। ठीक है बेटा, शेष माल में से भी 30% को, तो शेष माल कितना बचा? अगर 1/2 हो गया तो 1/2 ही बचा, इसका भी 30%, शेष का भी 1/2, जो देखो 1/2 हो गया तो 1/2 बच गया, इसका भी 30%,
इसका 30% आप निकालेंगे कितना आएगा, 30% मतलब 3/10, तो 3/10 का मतलब हो गया बेटा 3/20। तो जो 3/20वां भाग था, इस 3/20वें भाग को कितने लाभ पर, 27% लाभ पर बेच दिया बेटा इसको, 27%। तो 27 दिया 81, 81/20% का ये लाभ, ये रहा, ये लाभ ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी शेष माल को, तो शेष माल कितना बच गया बेटा, 1/2 का 30%, तो ये रहा। तो बचा कितना है शेष का, 70% बचा। तो 1/2 का 70% अगर आप निकालोगे, 70 निकालोगे बेटा, तो 7/20 बचेगा। तो शेष बचा 7/20, शेष बचा बेटा 7/20, या फिर इन दोनों को जोड़ के एक में से घटा दो तब भी 7/20 आ जाएगा। शेष माल को 43% की हानि पर बेच देता है। तो ये 43% की हानि, ये दोनों लाभ हैं तो प्लस कर देता हूं, ये हानि है तो इसको माइनस कर देता हूं। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 7×21 का 1, 2 कैरी हो गया, 7×4 28, 29, 301/20%। ये इतना लॉस हो गया बेटा, ये इतना आपका लॉस हो गया, ये इतना आपका लॉस हो गया। तो समग्र लाभ x% है, x का मान बताना, बस इनका एल्जेब्रिक सम आपको करना है, इनको आप जोड़ लो। तो मैं इसको कह सकता हूं 450/20, ताकि सबके नीचे 20 आ जाए। चलिए इन सबको जोड़ दो, तो इसके नीचे 20 है, इसके नीचे भी 20 है, इसके नीचे 20 है, तो ले से तो आ गया 20, ऊपर आ गया 450 + 81 - 301। तो 450 में से 301 घटा लो तो बचा 149, 149 में 81 जोड़ दो, 149 में 81 जोड़ दो तो 230 हो गया, 230, 23/2 सवाल का उत्तर बन रहा है, 23/2, 23/2, 23/2, 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11.5%। यानी आपका कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट। मेन बात है 7/20 निकालना, एक 3/20 तक आप निकाल लेंगे, 7/20 में चक्री खा जाएंगे। ठीक है, कैसे निकाला, 50% माल 45, 50% मतलब 1/2 भाग को आधा, मतलब 50% मतलब आधा, तो आधा बच गया। आधा जो बच गया उस आधे का भी 30%, 1/2 का 30%, 3/20 आया, उसको 27% पर। अब जो बच गया भाई, 1/2 का 30% हो गया तो 70 बच गया ना, तो 1/2 का 70 7/20, नहीं तो 1/2 3/20 को जोड़ो और 1 में से माइनस कर लो तो भी 7/20 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। अगले सवाल पे देखो यार, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 घंटियां 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बचती है। यदि वे 10 AM पर एक साथ बचती हैं तो पुनः कितने समय एक साथ बचेंगे। कुछ नहीं करना, लेसे लेना है, 12 का, 15 का और 18 का। तो आपको क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, 12, 15, 18 का लेसे लेना है बेटा। तो एक बचती है 12 मिनट के अंतराल पर, दूसरी बचती है 15 के अंतराल पर, तीसरी बचती है 18 के अंतराल पर। तो आपको कुछ नहीं करना, इनका लेसे लेना है। तो ये होता है आपका 2 दूनी 4 तिया 12, ये होता है आपका 3 पंजे 15, मैं बच्चे की तरह निकालने सिखा रहा हूं। ये होता है 2 तिया 6 तिया 18। लेसे में क्या करते हैं, पहले इसको पूरा लिख लो, 2 × 2 × 3। अब जो जो रह गया, देखो 3 तो आ गया, 5 आ गया, इसको लिख लो। अब इसका क्या क्या रह गया, 2 आ गया, 3 आ गया, दूसरा वाला 3 नहीं आया तो इसको भी लिख लो। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 तिया 180, 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। 180 मिनट होते हैं बेटा 3 घंटे, घड़ी में बज रहे हैं 10, 3 घंटे बाद बज जाएगा 1 PM। ये सवाल का उत्तर है। बोलो आ रहा है समझ में, लेसे लेके जो आगे लेसे वही टाइम है, उसको अपने टाइम में जोड़ दो, सवाल के उत्तर पर आप पहुंच जाएंगे। इतनी सरल सी बात है, इतनी सरल सी बात है। अगले सवाल पे आ जाइए ध्यान के साथ में। अगला सवाल आप देखिए ध्यान के साथ भाई, अगला क्वेश्चन पे आएंगे सब लोग। आपसे कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 49 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है। देखो ध्यान के साथ, आपके पास 3 संख्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 है। पहले इस वाली लाइन से समझो, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, यहां से समझो, क्योंकि हमको ये भी दोगुनी करनी तो पहले उसको ही मान लो। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी मान ली। ये 1 है तो ये 2, आप 100 और 200 मान लो, 50 100 मान लो, जो मर्जी वो मान लो। इसमें क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ये वाली इसकी डबल है तो ये 4 है, अगर ये 2 है तो ये 4 है। बड़ी सिंपल सी बात है। इन सबका औसत 49 है, तो आप बताना इनका औसत कितना। औसत कैसे निकालते हैं, 4 + 2 + 1/3, सबका जोड़ और बटे में जितनी वो है। तो 4 तो 6 और 1 7/3 आ गया औसत, 7/3 यूनिट आ गया। जबकि सवाल में कितना कह रहा है, औसत 49 कह रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 तिया 21 आ जाएगी, क्योंकि 3 ऊपर 7 नीचे, तो 7 7 49, 3 7 21, 1 की वैल्यू 21 आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। तो 1 = 21, तो 4 = क्या आ जाएगा, 21 × 4, 21 चौक कितना हो गया, 84 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बेटा, 84 है। ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बात समझ में आई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए प्रेस कर दो ताकि जब अगली
8 तारीख को एग्जाम हो, आगे एग्जाम्स हो, और शाम को जब मैं उसका एनालिसिस डालूं तो वीडियो आपके पास में, उसका जो लिंक है, नोटिफिकेशन जो है आपके पास में पहुंच जाए। कनक रिकॉर्डिंग बंद करिए, तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है।